नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2026 के बारे में। सेशन 25 से 29 का रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है और 25-29 के साथ साथ 24-28 वाले सेशन और 23-27 वाले सेशन के कुछ स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दिए हुए थे। तो रिजल्ट में जो है वो पास है, फेल है, प्रमोटेड है, 0 मार्क दिया हुआ है या खाली छोड़ दिया हुआ है, एब्सेंट कर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या करना है क्या नहीं करना है, रिजल्ट को कैसे समझे, जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, एसजीपीए लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, ग्रेड पॉइंट लिखा हुआ है, जितना भी कुछ मार्कशीट में लिखा हुआ है एक एक करके आपको समझा दिया जा रहा है। क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है और पहली बार आपने रिजल्ट देखा है सीबीसीएस सिस्टम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो सेमेस्टर सिस्टम 2023 में लागू हुआ था, 4 साल वाला ग्रेजुएशन सिस्टम। तो मार्कशीट के बारे में जितना भी वहाँ मार्क और डिटेल लिखा हुआ है सबको देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है और आप कैसे समझेंगे, रेगुलर हो चाहे एक्स रेगुलर हो, कोई भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ मार्कशीट है जिसको हम लोग जो है वो सैंपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो यूज़ करेंगे समझने के लिए। और जो डिटेल अगर बच जाता है, पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, कोई भी सवाल बच जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे अपना मार्कशीट भेज के साथ में सवाल जो है वो सेंड करते हैं। वहाँ पे कोई हाय हेलो नहीं करना है। हाय हेलो कीजिएगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत लेट मिलेगा। ठीक है, हाय हेलो का रिप्लाई या फिर हाय हेलो करते हैं तो उसके साथ अपना सवाल लिख के जो है वो सेंड किया कीजिए, ताकि जब भी आपका मैसेज देखा जाए तो आपको जवाब मिले, ना कि हाय की जगह पे हाय मिले। ठीक है, फिलहाल हम जो है वो सेशन 25-29 का मार्कशीट से स्टार्ट करते हैं। जैसे जिनका सेशन 23 से 27 है या 24-28 है, जो दोबारा एग्जाम दिए हुए थे, एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का, या फिर इंटरनल दिए हुए थे, एक्सटर्नल दिए हुए थे, मतलब पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे दोबारा, क्योंकि पहले का रिजल्ट जो है प्रमोटेड था। तो आप लोग जो है वो थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए या फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, या फिर अगर मार्कशीट के बारे में फिर से समझना चाहते हैं रिजल्ट के बारे में तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करने का प्रोसेस तो बता ही दिया होगा, डाउनलोड आपने कर लिया होगा और आप इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट को कोई समझा दे। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा चैनल जो है वो अवेलेबल है आपको समझाने के लिए। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स सीबीसीएस सेमेस्टर 1 सेशन 25-29 लिखा हुआ है। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स जो भी आपका है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा। देखिए कोई भी नोटिस, कोई भी चीज़ जब यूनिवर्सिटी जारी करता है, कॉलेज जारी करता है या कहीं से भी जारी होता है तो सबसे पहले उसको ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऊपर से क्या लिखा हुआ है, किस लिए नोटिस है, किसका नोटिस है, किस सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, सब कुछ जो है वो वहाँ पे ऊपर से दिया रहता है। जब तक आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको नोटिस समझ में नहीं आएगा। या फिर कोई भी डिटेल जो जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग ऊपर से नोटिस पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा होगा आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम होगा, ABCID लिखा होगा, कॉलेज का नाम होगा, स्टूडेंट टाइप है, रेगुलर है अगर सेशन 25-29 है तो, और सेशन 23-27 या 24-28 है तो NC लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है। इस बार जो है वो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों डाल करके रिजल्ट देने का ऑप्शन दिया है पहले बार। इससे पिछले बार जितना भी रिजल्ट दिया है सब रोल नंबर के ही, सिर्फ रोल नंबर डाल के सर्च कर सकते थे। तो ये अच्छा काम किया है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि किसी का भी रोल नंबर डाल के कोई भी चेक कर सकता था, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगा। तो दो पार्ट में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। एक इंटरनल जो कि आपके कॉलेज में हुआ था, जो कि 30 नंबर का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम आम भाषा में बोल देते हैं, या फिर ESE इसका पूरा नाम होता है, एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, और इंटरनल का जो पूरा नाम होता है वो होता है CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जो कि 30 नंबर का होता है, और जो यूनिवर्सिटी वाला लेता है वो 70 नंबर का होता है, और दोनों मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होता है, एक पेपर। और ऐसा ऐसा करके आपका 6 पेपर होता है, जिसमें आपका एक MJC है, MIC है, IDC या फिर MDC है, AEC है, SEC है और VAC है। 6 पेपर हुआ टोटल। और इसमें 600 नंबर का एग्ज़ाम सबका नहीं होता है, हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एग्ज़ाम के बारे में डिटेल बताया गया था। तो 600 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुआ, ये नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं मैथिली है। ठीक है, मैथिली में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो 100 नंबर का एग्जाम हो गया। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर का एग्जाम हो गया। पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर का एग्जाम हो गया। हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर का एग्जाम हो गया। क्रिएटिव राइटिंग में प्रैक्टिकल नहीं होता है, मतलब AEC SEC और VAC में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसमें जो है वो 100 नंबर का एग्जाम हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है वो फिजिक्स होता है या ज्योग्राफी होता है या फिर होम साइंस होता है, साइकोलॉजी होता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 100 नंबर का एक साथ इसका थ्योरी भी होता है और 100 नंबर का इसका
इसका प्रैक्टिकल भी होता। तो इसका कितना नंबर का एग्जाम हो जाता है? 700 नंबर का, क्योंकि 100 नंबर का प्रैक्टिकल इसका बढ़ गया। ठीक है, और मान लीजिए कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल होता है, तो इसका 100 नंबर और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 800 नंबर का टोटल एग्जाम हो जाएगा। मान लीजिए तीन तीन सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो इसका 100 नंबर और बढ़ जाएगा, जिसमें 900 नंबर का टोटल एग्जाम हो जाएगा। तो 600 नंबर का टोटल एग्जाम सबके लिए होगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए क्या किया गया है? क्रेडिट सिस्टम है। इसीलिए अगर आपका 600 नंबर का एग्जाम है, या 700 नंबर का एग्जाम है, या 800 नंबर का एग्जाम है, या 900 नंबर का एग्जाम है, क्रेडिट आपका जो होगा वो 20 ही होगा। कितना भी नंबर का एग्जाम है, चाहे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, 20 क्रेडिट का ही एग्जाम हुआ है, और 20 क्रेडिट का ही सबके लिए है। और इसी पैमाने पर सबका रिजल्ट जो है वो मापा जाएगा। क्योंकि मार्क पे अगर आपको नापना होगा, तो किसी को 600 नंबर का एग्जाम हो रहा है, किसी का 700 का हो रहा है, किसी का 800 का हो रहा है, तो इस बेस पे तो हम बराबर सबको नहीं कर सकते। जब फॉर्मूला बनाया जाता है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो क्रेडिट सिस्टम में हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। किसी का नंबर 2 नंबर कम भी आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट उसका उतना ही रहेगा। किसी का 4 नंबर ज़्यादा भी हो गया, लेकिन क्रेडिट उसका उतना ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है। क्रेडिट फिक्स किया गया है, नंबर कम ज़्यादा होते रहेगा, जैसा जैसा आपका रिजल्ट होगा, जैसे आपका कॉपी चेक होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इस वीडियो में जो वो क्रेडिट नहीं समझाएंगे, क्रेडिट के लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, और जो वो जाके देख लीजिएगा। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो अगर हम क्रेडिट के बारे में और समझाने लगे तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, इसके लिए अलग से एक वीडियो है, सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ क्रेडिट LNME नोट्स, तो वो वीडियो आ जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा। हम आपको समझाए हुए हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिट होता है। ठीक है, जैसे केजी होता है, जैसे सेंटीमीटर होता है, जैसे लीटर होता है ना। किसी चीज़ को नापने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट बनाते हैं कि हम इसको इस यूनिट में ही नापेंगे। इस तरह से जो है वो क्रेडिट एक यूनिट है, जिसमें आपका ये जो परफॉर्मेंस है इसको नापा जाएगा। इस तरह से आप समझिएगा इसको, डिटेल अलग से है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये होता है ग्रेड पॉइंट। ठीक है, अब ये ग्रेड पॉइंट बनता कैसे है? तो ये ग्रेड पॉइंट बनता है आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से। ये जो नंबर लेटर ग्रेड है और ये क्रेडिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट तैयार हो जाता है। जैसे 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, ग्रेड पॉइंट इस तरह से बन गया। अब ये समझ में आ गया क्रेडिट। और ये क्रेडिट यहाँ पे जैसे ये देखिए, क्रेडिट 6 लिखा हुआ है, क्रेडिट 3 लिखा हुआ है, 3 2 3 3 ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है ये कहाँ से लिखा हुआ है? तो ये क्रेडिट लिखा हुआ है सिलेबस से, जो कि फिक्स किया गया है राजभवन पटना के द्वारा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए हर सिलेबस का क्रेडिट फिक्स है। ठीक है, ये क्रेडिट बदलेगा नहीं, चाहे नंबर कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये फिक्स है। अगर आप पास है तो ये 6 क्रेडिट का ही सब्जेक्ट होता है। MJC जो होता है, चाहे प्रैक्टिकल हो या फिर प्रैक्टिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल होगा तो 200 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन क्रेडिट 6 ही रहेगा। प्रैक्टिकल नहीं भी होगा तो 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन क्रेडिट जो है वो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस देखा कीजिए आप लोग। जब भी कोई भी एग्जाम का जो पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेबस देखना। ठीक है, जब तक आप सिलेबस नहीं देखिएगा, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आपको जो है वो फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब तक आप खुद से सिलेबस देखना नहीं सीखिएगा। ठीक है, तो ये जो है वो सिलेबस में फिक्स किया गया है कि इतना क्रेडिट का ही एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस से। ठीक है, ये कहाँ से आया? तो ये आया आपका नंबर से, ये आया आपका इस नंबर से। ये जो नंबर आपको मिला है टोटल नंबर, इस नंबर से आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर से कैसे डिसाइड किया गया ये, तो यहाँ इसके लिए नीचे में टेबल दिया गया है। यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है और मार्क लिखा हुआ है कि कितना मार्क में कितना ग्रेड मिलेगा और कितना आपको जो है वो क्या लेटर मिलेगा। तो देखिए 45 मार्क से कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, फेल लिखा हुआ है। 45 मार्क और 45 मार्क से लेके 49 मार्क तक, यहाँ 45 लिखा हुआ है, 45 से लेके 49 तक, 50 से नीचे है। ठीक है, लेस देन 50 लिखा हुआ है। तो 45 से लेके 49 मार्क तक आपका जो वो 4 पॉइंट मिलेगा, और जो ग्रेड मिलेगा वो आपको P लिखा हुआ रहेगा, पास। ठीक है, उसके बाद 50 से लेके 54 तक, 55 से नीचे दिया गया है, 50 से लेके 54 तक आपका जो है वो 5 आपका ग्रेड रहेगा, और C लिखा हुआ रहेगा, बस एवरेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 55 पे आते हैं, तो 55 से लेके 60 तक, 60 से नीचे यानी 59 तक, 59 तक। ठीक है,
वो रहेगा आपका 6 न्यूमेरिकल ग्रेड। जो पॉइंट मिलेगा आपको इसमें वो रहेगा 6। और इस 55 से 59 तक के नंबर को हमको लेटर में लिखना होगा तो हम बी लिखेंगे, ठीक है। अगर नंबर में लिखना होगा तो 6 लिखेंगे। और ये कहाएगा एवव एवरेज, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 60 से लेके 69 तक, 60 से लेके 60 से लेके 69 तक यहाँ पे है। नंबर में लिखेंगे इसको तो 7 लिखेंगे, और लेटर ग्रेड में लिखेंगे तो इसको बी प्लस लिखेंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 65 मिला है तो 60 से लेके 59 तक, यानी कि सॉरी 60 से लेके 69 तक, 60 से लेके 69 तक। तो 60 से लेके अगर 60 नंबर भी होगा तो भी यहाँ पे 7 मिलेगा, 61 होगा तो भी यहाँ पे 7 मिलेगा, 62 होगा तो भी यहाँ पे 7 मिलेगा, 63 होगा तो भी यहाँ पे 7 मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? 69 तक, 69 तक रहेगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा। तो इस एक नंबर का खेला आप समझिएगा, क्योंकि देखिए 60 नंबर से लेके 69 तक आप लाते हैं तो भी आपको यहाँ पे 7 ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पे 69 मिल गया, ठीक है, 65 लिखा हुआ है, आप मान लीजिए यहाँ पे 69 होगा, किसी का 69 होगा तो भी यहाँ पे 7 ही मिलेगा। अगर 69 से एक नंबर ज़्यादा हो गया, 70 नंबर मिल गया आपको, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 6 जा 48। समझ रहे हैं यहाँ पे कितना का फ़र्क आ गया ग्रेड पॉइंट में, ठीक है। तो एक नंबर का वैल्यू आप समझिए कि कितना यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है एक नंबर से। तो अब जो है वो क्या किया गया है, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको क्या होता है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या मिलता है, SGPA, और लास्ट में आपको जब डिग्री मिलने का समय आएगा तब यहाँ पे आपको CGPA दिया जाएगा। तो CGPA के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे SGPA यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है ये। और यहाँ पे आपका जो है वो टोटल पॉइंट लिखा होता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा होता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न है या सेकेंड डिवीज़न है, या आपको कितना मार्क में से कितना मार्क मिला है, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ, कितना आपको मिला है, ये सब नहीं लिखा होता। वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वो मार्कशीट में दिखना नहीं चाहिए था, और सबको एक समान बराबर लाने के लिए ये सिस्टम किया गया था, ठीक है। इसमें खराबी है, अलग से एक वीडियो बनाया गया है, ग्रेड सिस्टम क्रेडिट या फिर स्कैम करके एक वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। स्कैम या ओवरलोड करके एक टाइटल करके वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे लिंक, वो जाके देख लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से लिखा वो समझ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फिर ये क्रेडिट कहाँ से लिखा, तो क्रेडिट हमने जो है वो सिलेबस में फिक्स किया हुआ है, तो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब ये कहाँ से लिखा, तो ये जो है वो मार्क जितना हमको मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ टेबल बनाया हुआ है, और उस टेबल में जितना मार्क में हम आएंगे उसके हिसाब से नंबर और ये लेटर लिखा हुआ मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। और एक बात, इस क्रेडिट के ऊपर भी एक पॉइंट और रह गया। ये क्रेडिट के ऊपर एक पॉइंट ये रह गया कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये 65 है, ठीक है। अब ये 65 है, किसी को 45 नंबर भी मिला होगा, या किसी को 50 नंबर भी मिला होगा, किसी को 80 नंबर भी मिला होगा, किसी को 90 मिल जाए, किसी को 100 में से 100 मिल जाए, लेकिन ये 6 जो क्रेडिट मिलेगा वो फिक्स ही मिलेगा, इसमें कम या ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप फेल है, इस कोई सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो यहाँ पे 0 उसका जो है वो क्रेडिट 1 भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और उस सब्जेक्ट में पास है, चाहे नंबर जितना भी हो, तो ये पूरा का पूरा मिलेगा, जितना सिलेबस में फिक्स किया होगा वो पूरा का पूरा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये है टोटल मार्क आपका। अब ये टोटल मार्क जो है वो कहाँ से कैसे बना है, तो टोटल मार्क बना हुआ है आपका CIA से, यानी कि जो कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था उससे, और प्लस आपका जो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ था, सेंटर पे जाके आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसको लेकर के दोनों मिला करके ये टोटल बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 70 नंबर का हुआ था, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 नंबर का हुआ था। कॉलेज में जो हुआ वो 30 नंबर का, और जो यूनिवर्सिटी वाला हुआ वो 70 नंबर का। दोनों मिला के 100 नंबर होता है। जिसका थ्योरी होता है उसका 100 नंबर का थ्योरी हुआ होगा, जिसका प्रैक्टिकल होता है उसका 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ होगा, इसके नीचे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, MIC ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 नंबर का ये थ्योरी हो गया, 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। टोटल मार्क जो है वो ये आया हुआ है 100 में से कैसे कैसे यहाँ पे जो आया और फिर यहाँ पे जो आया, दोनों जोड़ करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो पास होने का नंबर होता है, मतलब पास होने का मार्क होता है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे टोटल मार्क भी लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर 70 हुआ, टोटल मार्क जो है 70 नंबर का एग्जाम हुआ, तो 70 में से 31.5 31.5 31.5 लाते हैं तो पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर में से 13.5 13.5 जो है वो लेके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे पास मार्क भी लिखा हुआ, PM मतलब पास मार्क हुआ, FM मतलब फुल मार्क हुआ, ये ऑब्टेन मार्क हुआ,
ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मार्कशीट में यहाँ क्लियर देख सकते हैं क्या सब लिखा हुआ है। ये थ्योरी के लिए है जो 70 नंबर का हुआ था, ये प्रैक्टिकल के लिए है, जिसका नहीं हुआ होगा यहाँ खाली होगा, जिसका हुआ होगा यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का जो मार्किंग है यहाँ तक का क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है करेंट सेमेस्टर टोटल। तो करेंट सेमेस्टर टोटल यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मिला इसको जोड़ करके यहाँ पे ये जो टोटल मिला 6 सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है सबको जोड़ करके यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। किसी का जो है वो 19 लिखा होगा, किसी का 18 लिखा होगा, किसी का 17 लिखा होगा। तो जिसका 20 से यहाँ पे कम लिखा होगा वो पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 होना ही चाहिए पास होने के लिए। सब सब्जेक्ट में अगर पास होगा कोई तो ये 20 लिखा ही होगा। अगर 20 से नीचे किसी का होगा तो वो पास नहीं होगा। जैसे कि ये VAC है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई VAC का एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर VAC में पास नहीं हुआ, तो इस VAC को यहाँ से हम हटा देते हैं। और ये जो VAC में 3 क्रेडिट है, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ, ये 3 को यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम पास नहीं हुए हैं तो इसका क्रेडिट माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि 20 - 3 हो गया 17। ठीक है, तो 17 क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है वो जोड़ना है इसको। ये पास होने पर ही मिलता है, ये जो है वो पास होने पर ही मिलता है, फेल होने पर नहीं मिलता है। और ना नंबर का इससे जो है वो कोई लेना देना है। नंबर का लेना देना किससे हो, इससे है। ठीक है, इससे क्रेडिट से नंबर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट से लेना देना है, सिलेबस से लेना देना है। ठीक है, पास होंगे तो पूरा मिलेगा, फेल होंगे तो पूरा कटेगा। सिंपल। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 31.5 किसी का आता है, किसी का 32 आता है, किसी का 40 आता है, किसी का 50 आता है, लेकिन ये रहेगा 3 ही, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई फेल हो गया या फिर आधा नंबर मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 का आधा आपको देगा। ठीक है, मिलेगा तो पूरा मिलेगा क्रेडिट, और नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा क्रेडिट। ठीक है, और सबको जोड़ करके यहाँ लिखिएगा। और 20 जब तक नहीं पूरा होगा तब तक आप उस पूरे पेपर में पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो किसी न किसी पेपर में अगर आपका बैक लगा होगा, पास नहीं होंगे तो 20 से कम रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो SGPA लिखा हुआ है, SGPA क्या है, तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। अब ये मिलता क्यों है, हर सेमेस्टर का परफॉर्मेंस को जांचने के लिए। ठीक है, हर सेमेस्टर, क्योंकि आपका जो है वो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, तो सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, तो वो अलग अलग करके जो है वो लिया जाता है। फिर लास्ट में जब डिग्री देने का टाइम आता है तो सब सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको जोड़ा जाएगा, और इसको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा। ये जो SGPA आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में जो मिलेगा आपको, तो सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद जो डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 साल के बाद आप डिग्री ले सकते हैं अगर कोई चाहे तो, या फिर 4 साल जिसको पढ़ने का मन है पढ़ेगा, नहीं पढ़ने का मन है नहीं पढ़ेगा। तो 3 साल के बाद जो है वो आपको ये SGPA है वो CGPA में बदल जाएगा। CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब कि सबको इकट्ठा करके सेमेस्टर 1 से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक सबको इकट्ठा करके जो आपका CGPA बनेगा वो रहेगा आपका असल रिजल्ट। ये रहेगा एक सेमेस्टर का। SGPA होता है एक सेमेस्टर का रिजल्ट, किसी एक सेमेस्टर का रिजल्ट। और CGPA जो होता है वो एक से ज़्यादा सेमेस्टर को जब हम मिलाते हैं तो वो CGPA कहलाता है, जिससे हम जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि जब आप कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, जॉब का फॉर्म भरिएगा या फिर कोई एडमिशन का फॉर्म भरिएगा, तो आपसे CGPA पूछा जाएगा। तो वो CGPA क्या होता है, एक से ज़्यादा सेमेस्टर का टोटल अगर हम निकालते हैं तो वो CGPA में निकलता है। ठीक है, और ये CGPA निकालते कैसे हैं तो जब आप टाइम आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल वैसे तो वीडियो पहले से अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें SGPA CGPA के ऊपर तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो CGPA 7 लिखा हुआ है, तो 7 ये आया कैसे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है 140 और ये है 20। हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 140 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 7.00। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे 20 होगा, अगर सब सब्जेक्ट में पास है तो यहाँ पे 20 लिखा होगा, और यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है इसको डिवाइड कर दीजिए। 20 से जो है वो इसको डिवाइड कर दीजिए। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका SGPA जो है वो निकल करके आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकल के आया है, और ये आया कहाँ से वो सब कुछ हम आपको ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो SGPA लिखा हुआ है इसके हिसाब से आपका रिजल्ट यहाँ पे दिया होगा, पास, फेल या फिर प्रमोटेड। पास है यानी सब सब्जेक्ट में पास है, प्रमोटेड है, प्रमोटेड लिखा हुआ रहेगा। प्रमोटेड रिजल्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रमोटेड रिजल्ट यहाँ पे इसका क्यों आया, तो ये देखिए थ्योरी जो 70 नंबर का एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, वो दिया ही नहीं है, पूरा का पूरा एब्सेंट है, पूरा का पूरा क्या है, एब्सेंट है। तो इसका कोई लेटर ग्रेड नहीं बना, कोई क्रेडिट में नहीं बना, कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये आधा एग्ज़ाम
कॉलेज वाला एग्ज़ाम दिया है इसका मतलब ये नहीं कि इसको आधा क्रेडिट दे देगा, आधा एग्ज़ाम दिया तो आधा क्रेडिट नहीं दिया है, इसको सबको जीरो कर दिया है। हम आपको बोले हैं पास होंगे तो पूरा मिलेगा, पास नहीं होंगे तो आधा भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दिया ही नहीं है, सिर्फ कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दिया हुआ था और सेंटर पे जाके जो 70 नंबर का हुआ वो नहीं दिया, तो इसको जो है वो सारा पेपर फिर से देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कैरी ओवर पेपर लिखा हुआ है, कैरी ओवर पेपर के सामने यहाँ कोड लिखा हुआ है, इस कोड को समझिएगा अपने एडमिट कार्ड से। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड निकालिए, एडमिट कार्ड में जिसका भी रिजल्ट प्रमोटेड है, तो यहाँ पे देखिए जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है, प्रमोटेड रिजल्ट वाले को यहाँ पे कैरी ओवर पेपर में कुछ ना कुछ कोड दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका यहाँ जो है वो ये सब्जेक्ट पूरा जो है वो एग्ज़ाम ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट कोड में किसी का मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ होगा, किसी का 2 सब्जेक्ट का लिखा हुआ होगा, किसी का 3 सब्जेक्ट का लिखा हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है, और किसी किसी का जो है वो कोड लिखने के बाद यहाँ पे पी लिखा होगा, यानी कि वो प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये थ्योरी का बात कर रहा है, और किसी का ब्रैकेट पे पी लगा देगा कोड लिखने के बाद, तो प्रैक्टिकल का बात कर रहा होगा कि आपका वो प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है या फिर उसमें आप पास नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कोड लिखा हुआ रहेगा वो कोड देखिए एडमिट कार्ड में, जैसे ये 1302 है। ठीक है, 1302 जो है वो ये कोड एडमिट कार्ड में देखिएगा, एडमिट कार्ड में आपको ये सब्जेक्ट कोड मिलेगा, और उस कोड के सामने में जो सब्जेक्ट लिखा होगा उस सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम देना होगा दोबारा। यहाँ पे जितना कोड लिखा होगा उतना पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा, जितना भी प्रमोटेड स्टूडेंट है उसके लिए। ठीक है, तो प्रमोटेड स्टूडेंट को किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है वो यहीं पे लिखा हुआ रहेगा, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, एक या 2 या फिर 3 सब्जेक्ट, क्योंकि 3 से ज़्यादा में आप फेल होते हैं तो ये फेल कर दिया जाता है, पूरा सब्जेक्ट फिर से आपको देना पड़ता है, तो वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को एडमिट कार्ड में देखिएगा, और उस सब्जेक्ट का फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देंगे कब और कैसे देंगे, तो 2026 से 30 वाले सेशन के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देंगे, फिर से एडमिशन नहीं करना है। ठीक है, तो प्रमोटेड वाले के लिए एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, और इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप पास हैं, रिजल्ट प्रमोटेड लिखा हुआ है और इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप पास हैं, तो इंटरनल एग्ज़ाम दोबारा देने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर? क्या कहा, प्रमोटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्ट के सामने में प्रमोटेड लिखा हुआ है, और इंटरनल एग्ज़ाम में पास है, तो इंटरनल एग्ज़ाम दोबारा देने का ज़रूरत नहीं है, ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ तो पूरा सब्जेक्ट का बता रहा है, अगर किसी का 1 या 2 सब्जेक्ट का है, मान लीजिए एग्जांपल बताते हैं थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए। जैसे कि यहाँ हिंदी है, एमजेसी हिंदी, कोई हिंदी में मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कम नंबर है, कोई 30 नंबर या 28 नंबर है, जो कि पास मार्क नहीं है, तो वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो हिंदी में पास नहीं हो पाया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो 13 नंबर से ज़्यादा है, मतलब 14 नंबर से ज़्यादा है, 13.5 से ज़्यादा है, तो वो पास है। 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर मिला हुआ है, तो यहाँ पे पास हो गया और रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, जो कॉलेज वाला परीक्षा है वो नहीं देगा, लेकिन परीक्षा फॉर्म जरूर है, भरना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब आप दोबारा देते हैं तो फॉर्म भर के ही दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो रिजल्ट प्रमोटेड होगा, एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम में पास है, तो इंटरनल एग्ज़ाम वो दोबारा नहीं देगा, वो सिर्फ फाइनल वाला जो एग्ज़ाम होगा वो देगा। चाहे किसी का जैसे हिस्ट्री है, तो मान लीजिए हिंदी में भी इसका जो है वो कम नंबर आ गया यहाँ पे, और हिस्ट्री में भी यहाँ पे कम नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे पास है, तो वो क्या करेगा, ये वाला कॉलेज वाला परीक्षा नहीं देगा, वो देगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ का, ये जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के सेशन 26 से 30 वाले के साथ, आगे आने वाले सेशन के साथ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रमोटेड कैंडिडेट सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं जिस सब्जेक्ट में या फिर जहाँ पर वो फेल होते हैं, मतलब कि कम नंबर से या फिर किसी कारण से उस पेपर में पास नहीं हो पाते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम में फेल हैं, यहाँ पे पास है, इस जगह पे पास है, इसका उल्टा क्या, उल्टा अगर हो गया, जैसे हिंदी है, हिंदी में यहाँ पे पास हो गए, यहाँ पे पास हो गए, यहीं पे फेल हो गए, तो आपको दोनों देना पड़ेगा, 70 नंबर वाला भी एग्ज़ाम और 30 नंबर वाला भी एग्ज़ाम, दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल में फेल स्टूडेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देंगे, लेकिन अगर और वो भी शर्त वही रहेगा, प्रमोटेड स्टूडेंट है, तो फेल स्टूडेंट है तो सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें नंबर नहीं देखना, अगर यहाँ पे फेल लिख दिया तो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है,
तो खास ध्यान किसका रखना है, अगर इंटरनल एग्जाम में फेल हो गया किसी पेपर में लेकिन इसमें पास है तो देना आपको दोनों पड़ेगा। क्लियर। अब अगला मार्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। एनसी स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा बता देते हैं। एनसी स्टूडेंट जो सेशन 24-28 या सेशन 23-27 के स्टूडेंट हैं जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हुए थे, उन लोगों के लिए भी थोड़ा आप बता देते हैं। उसके बाद परसेंटेज वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एनसी स्टूडेंट का मार्कशीट है और एनसी स्टूडेंट के मार्कशीट में इन्होंने क्या किया था, जो सीआईए एग्ज़ाम है, सीआईए एग्ज़ाम का यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं दिखा रहा है, ना जीरो लिखा हुआ है, ना कुछ लिखा हुआ है, ना एब्सेंट लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस इसका मार्क लिखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल का एग्ज़ाम दिया था, दोबारा इंटरनल का नहीं दिया था। इंटरनल का पहले इसने दे लिया है, ठीक है। इंटरनल पहले दे चुका है और इंटरनल में पास हो गया था, तो और इसका मार्क यहाँ पे नहीं चढ़ा है, अपडेट नहीं किया गया है। तो फिर क्या करेगा, जैसे कि हम आपको एक और मार्कशीट दिखाते हैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। तो पूरा सब्जेक्ट का हो गया, एक या दो सब्जेक्ट का दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एईसी हिंदी का यहाँ पे देखिए 47 मार्क मिला है 70 नंबर में से। और यहाँ पे देखिए सीआईए इंटरनल मार्क यहाँ पे नहीं चढ़ाया गया है कॉलेज में जो परीक्षा हुआ था, क्योंकि ये परीक्षा 24-28 के साथ ही दिया था, ठीक है। 24-28 के साथ ही दिया था या फिर 23-27 के साथ दिया था, लेकिन 25-29 के साथ सिर्फ ये वाला एग्ज़ाम दिया। इसमें पहले पास हो गए थे हम, ठीक है, मान लीजिए हम पहले पास हो गए थे इसमें और हम सिर्फ यही एग्ज़ाम दिए थे। तो ये नंबर कहाँ है, ये नंबर तो गायब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, जिस कारण से यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे रिजल्ट जो है वो क्वालिफाइड लिखा हुआ है, क्वालिफाइड इन एईसी एक्सटर्नल एग्ज़ाम ईएससी, यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो ईएससी एग्ज़ाम पेपर है इसने क्वालिफाइड कर लिया है। अब यहाँ पे जो ये मार्क है वो कैसे जुड़ेगा और ये फाइनल मार्कशीट हमको मिलेगा कैसे, ये जो पुराना मार्कशीट है 6 सब्जेक्ट वाला उसमें कैसे जाएगा। तो करना क्या होगा, आपको करना अभी कुछ नहीं है, आपको बस 7 से 10 दिन इंतज़ार करना है। 7 से 10 दिन इंतज़ार कीजिएगा, ये जो पुराना मार्क होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो खुद से यूनिवर्सिटी अगर ठीक नहीं किया, यहाँ पे जो आपका पुराना वाला मार्कशीट है उसका मार्क यहाँ पे ला के नहीं जोड़ा, तो आप क्या कीजिएगा, पुराना मार्कशीट ले लीजिए, ठीक है। जो ये वाला स्टूडेंट है जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हुए हैं, चाहे 23-27 वाला या 24-28 वाला जो स्टूडेंट है, और एक सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिए हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हुए थे, और यहाँ पे मार्क जो है वो सीआईए एग्ज़ाम का मार्क जो है वो नहीं जुड़ा, क्योंकि आप प्रमोटेड थे, सीआईए एग्ज़ाम का मार्क आपने, सीआईए एग्ज़ाम आपने दोबारा नहीं दिया, तो सीआईए मार्क जो है वो पहले वाला ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐड होगा। आपको करना क्या होगा, तो ये वाला मार्कशीट ले लीजिएगा जो आपने नया अभी रिजल्ट निकाला हुआ है, वो वाला मार्कशीट ले लीजिएगा। जो पुराना रिजल्ट है उसको डाउनलोड करके मार्कशीट निकाल लीजिएगा और एक एप्लीकेशन लिख के यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा कि मैंने जो है वो ये पेपर जो है वो क्वालिफाइड कर लिया है और जो इंटरनल मार्क है यहाँ पे नहीं चढ़ाया गया है, और आप जो है वो इंटरनल एग्जाम में पहले पास थे, तो वही एप्लीकेशन जाके जमा कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका मार्क जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा और रिजल्ट आपका अपडेट कर दिया जाएगा। और जो पुराना मार्कशीट है उसमें भी रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। कुछ दिन वेट कीजिएगा, 7 से 10 दिन, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी वैसे तो ये खुद भी ठीक करेगा, लेकिन वो कभी कभी टाइम लगा देता है, तो 5-7 दिन वेट कर लीजिए। अगर ठीक नहीं होता है तो जाके दोनों मार्कशीट, नया पुराना, और एक एप्लीकेशन लिख के एडमिट कार्ड के साथ जमा कर दीजिएगा और आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। चाहे ये वाले हैं चाहे ये वाले जो पूरा खाली वाला है, क्योंकि जो सिर्फ आपने यही वाला एग्ज़ाम दिया हुआ, ये वाला नहीं दिया था, ये पहले पास हो गए थे, रिजल्ट प्रमोट हो गया था, तो ये एग्ज़ाम नहीं दिए सीआईए वाला, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिस वजह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास लिखा हुआ है। तो ये सब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, नहीं होगा 5-7 दिन में, तो वही प्रोसेस है। दोनों मार्कशीट ले लीजिए और चले जाइए यूनिवर्सिटी में और क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए यही अपडेट रहेगा, चाहे आपका सेशन 23-27 है, 24-28 है, जो दोबारा एग्जाम दिए थे एनसी या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट, उनके लिए। और जब तक ये सब नहीं आएगा यहाँ पे, जब तक अपडेट नहीं करेगा तब तक आपका एसजीपीए भी नहीं देगा, क्योंकि ये नंबर आएगा तभी तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लियर जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया है। ये मार्क जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा और यहाँ पे एसजीपीए नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो वैसे स्टेटस जो है वो पास कर दिया है। अब थोड़ा सा एब्सेंट वाले के लिए बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो है वो एब्सेंट है, लेकिन एग्ज़ाम हम दिए थे। यहाँ पे जो वो मार्कशीट जब आया, रिजल्ट आया, तो हमको एब्सेंट कर दिया है, लेकिन हम एग्ज़ाम तो जाके दिए हुए थे। एडमिट कार्ड पे भी मेरा प्रूफ है, एडमिट कार्ड पे साइन है, हमने साइन किया था, कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है। और क्या था, कॉपी नंबर हमने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, तो वो तो मेरा प्रूफ हुआ कि हम एग्ज़ाम दिए हुए थे। तो यहाँ एब्सेंट कैसे कर सकता है वो लोग, ठीक है। तो ठीक कैसे करेंगे, ठीक तो वो लोग खुद ही कर देंगे, लेकिन वो टाइम लगाते हैं। तो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है फिलहाल के लिए। तो मान लीजिए किसी को जो है वो इसमें भी दो तरह से जो है वो आपको प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा, डिटेल हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ईएससी 70 नंबर वाला एग्ज़ाम होता है वो तो सेंटर पे जाके होता है, और ये जो एग्ज़ाम होता है ये कॉलेज में होता है।
ठीक है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है तो आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। जाके करेंगे क्या हम, तो ईएसई में यहाँ पे मान लीजिए किसी, ये हिंदी है, हिंदी में यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है लेकिन हम एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हिंदी वाला एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ कहाँ था, किस कॉलेज में दिए थे हम एग्ज़ाम, जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम दिए थे उस सेंटर पे चले जाइएगा। ठीक है, उस सेंटर पे चले जाइएगा और कहिएगा कि हमको एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है तो हमको मेमो चाहिए, मेमो चाहिए। ठीक है, MEMO, मेमो। अब ये क्या होता क्या है, तो मेमो होता है कि अटेंडेंस सीट। आपको याद होगा जब कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे एग्ज़ाम होता है तो आपको एक सीट दिया जाता है जिस पे आपका कॉपी नंबर लिखा जाता है और साइन करवाया जाता है, फ़ोटो वगैरह वहाँ यूनिवर्सिटी से एक सीट बन के आता है, उस सीट में आपका अटेंडेंस बनता है। और या फिर जो रोल नंबर का लिस्ट आता है, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, वो वहाँ पे आपसे साइन करवा के या फिर वहाँ पे लिस्ट में टिक लगाया जाता है। ठीक है, तो वो मेमो या फिर अटेंडेंस सीट आप ले लीजिएगा, वहाँ से फ़ोटोकॉपी लीजिएगा। और फ़ोटोकॉपी लेने के बाद ये मार्कशीट, एडमिट कार्ड और जो फ़ोटोकॉपी आप लेंगे कॉलेज में जाके, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए थे उस कॉलेज में जाके अटेंडेंस यानी अपना प्रूफ लेना है कि हम एग्ज़ाम दिए हुए थे, वो अटेंडेंस सीट का कॉपी लीजिएगा और जाके एप्लीकेशन लिख करके यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा। आपका अपडेट हो जाएगा रिजल्ट, आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब तक यहाँ पे नंबर नहीं चढ़ता है तब तक आप दोबारा एप्लीकेशन, मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जाके जमा किया, 10 दिन हो गया ठीक नहीं किया, फिर आप 11वां दिन 12वां दिन जाके फिर से जाके जमा कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम दोबारा देना अलग बात है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो ये मार्क अपडेट करेंगे क्यों नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके अगर 7 से 10 दिन में नहीं होता है तो जाइए फिर से जमा कीजिए, 2 बार जमा कीजिए, नहीं होता एग्ज़ाम कंट्रोलर से रजिस्ट्रार से कंप्लेन कीजिए। ठीक है, जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरिएगा, और ये बार बार आपसे पैसा लेके एग्ज़ाम दिलवाते रहेंगे, एब्सेंट करवाते रहेंगे, तो फिर क्या आप उसी में फंसे रहिएगा। ठीक है, तो प्रोसेस के साथ जाइए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके पास प्रूफ है एडमिट कार्ड पे, और जिस कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ अटेंडेंस शीट रखा हुआ रहता है, तो वहाँ से कॉपी लीजिए और जाके जमा कीजिए। ठीक है, और जैसे सीआईए में हुआ था, कॉलेज में हुआ था, तो कॉलेज में भी जाके अपना अटेंडेंस शीट निकालिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पेपर में हमको एब्सेंट कर दिया गया है, हम उसका एग्ज़ाम दिए थे, तो वो पेपर का एग्ज़ाम हम दिए कहाँ थे, उस जगह पहुँच जाएंगे और अटेंडेंस शीट लेंगे और एप्लीकेशन लिख के मार्कशीट के साथ, एडमिट कार्ड के साथ जाके हम जमा करेंगे यूनिवर्सिटी में, और 7 से 10 दिन का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तो पास वाले देख लिया, पास वाला रिजल्ट देख लिया। पास वाला रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट क्या है, ग्रेड पॉइंट और जो एवरेज वगैरह है, एसजीपीए है, वो हम आपको बता दिए हैं। फेल वाले जो स्टूडेंट है, पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। फेल वाले हैं तो आप लोग जो है पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन 7 से 10 दिन इंतज़ार कीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करता है तो जिस रिजल्ट में गड़बड़ी होता है उस रिजल्ट को यूनिवर्सिटी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अपडेट करते रहता है। तो अभी से लेकर के 10 दिन, 15 दिन तक रिजल्ट हर 2-4 दिन में चेक कीजिए, हर 2-4 दिन में चेक कीजिए रिजल्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है कब किसका रिजल्ट अपडेट करेगा। तो फेल रिजल्ट है या फिर प्रमोटेड रिजल्ट है या फिर पास भी है, तो अपना रिजल्ट हर 2-4 दिन में जो फिर से चेक कीजिए, लिंक पे जाइए, रोज़ सुबह उठ के या फिर रोज़ शाम में 2-4 दिन बाद करके जो है वो हमेशा चेक कीजिए उस रिजल्ट को। ठीक है, इस बात का हमेशा यूनिवर्सिटी का कोई भी रिजल्ट आता है उसके लिए लागू करके रखिए आप। और प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए तो बता दिए, फेल स्टूडेंट तो सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, प्रमोटेड स्टूडेंट क्या करेंगे तो उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे जिस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए हैं। तो प्रमोटेड होते क्यों हैं? प्रमोटेड होते ही इसलिए हैं कि आप 1-2 सब्जेक्ट का या फिर 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं, और आपको जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, इसीलिए उसको जो है वो प्रमोटेड लिख के रिजल्ट देता है। ठीक है, तो होता ही जिस कारण से है तो वो तो आपको ठीक करवाना ही पड़ेगा। और वो करेंगे कैसे, तो पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, हम जिस सब्जेक्ट में फेल है या फिर जहाँ पे फेल है उसी सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम देंगे और पास करेंगे अपना रिजल्ट को। ठीक है, फिर 0 मार्क दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिखा रहा हुआ है, 7 से 10 दिन इंतजार कीजिए, कुछ नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था और 0 मार्क दिया हुआ है तो 0 मार्क का कैसे होगा, कम से कम 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर कुछ तो देगा वो। ठीक है, तो 0 मार्क है तो, या फिर कम नंबर वाले जो हैं, बहुत बढ़िया पेपर लिख के आए थे लेकिन नंबर कम दिए हुए हैं, तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा। देखिए, जो रीटोटलिंग होता है ना, रीटोटलिंग का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं देखा जाता है। रीटोटलिंग मतलब क्या होता है, कॉपी देखिए, कॉपी फिर से चेक नहीं करेगा,
इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉपी फिर से चेक नहीं करेगा। जब आप यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करेंगे, कॉपी फिर से हम रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो रीटोटलिंग के लिए अप्लाई होगा। और रीटोटलिंग में होता क्या है, तो रीटोटलिंग में यही होता है कि अगर किसी नंबर क्वेश्चन का नंबर अगर छूट गया होगा जोड़ना, तो उस चीज़ को जोड़ दिया जाएगा, बस इतना ही करेगा। वो कॉपी का आंसर फिर से चेक नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, नंबर को चेक करेगा कहीं नंबर तो नहीं छूटा है किसी आंसर का, ठीक है, बस इतना ही करेगा। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है रीटोटलिंग में। हालांकि अगर आप अप्लाई करना चाहे तो यूनिवर्सिटी में जाके रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना कॉपी के लिए। शायद 150 रुपये के आसपास फ़ी है। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, गेस्ट पेपर का लैंग्वेज नहीं है या फिर कोई अदर चीटिंग वगैरह में से जो है वो नहीं लिखे हुए हैं, मतलब फुल अपना मेहनत से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर पूरा अच्छे से लिख कर आए हैं, तो आप आरटीआई कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आरटीआई से अपना कॉपी मंगा सकते हैं, अपना कॉपी देख सकते हैं कहाँ पे क्या छूटा हुआ है, कहाँ पे कैसा आपने लिख के दिया हुआ था और वो कितना जो है आपको नंबर दिया है। एक बात को और कंफर्म कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी जाके, जो एईसी का एग्ज़ाम हुआ या एसईसी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एसईसी, एईसी और वीएसी का जो एग्ज़ाम हुआ, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, यानी कि ओएमआर बेस्ड होता है। जो आपका आंसर शीट होता है वो उसमें बस ABCD का ऑप्शन होता है, आपको टिक लगाना होता है, घेरा करना, गोल करना, सर्कल करना होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस का जो पेपर होता है, इसका आंसर शीट आपको नहीं दिया जाता है। अब ये कैसे बात हुआ, तो सेमेस्टर सिस्टम में ये आंसर शीट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और यूनिवर्सिटी जाके कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत नियम जो है वो छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, या फिर बताने वाले आपके जो है वो आसपास होते नहीं हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव मोड में जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर आपको नहीं मिलता है, आप देख भी नहीं सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम दे दिए, जो रिजल्ट उन्होंने दिया आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। यूनिवर्सिटी जाके अगर आपको रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना है वैसे आप कर सकते हैं। जो प्रोसेस है हम आपको बता रहे हैं, जो जानकारी अवेलेबल है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो जो सोच रहे हैं बहुत कम नंबर दिया है तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तो रीटोटलिंग के लिए एक बार जाके अप्लाई कर दीजिए। 150-200 का बात है, थोड़ा बहुत परेशानी भी उठाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी आने जाने का, और अप्लाई कर दीजिएगा। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर है तो देख लीजिए ट्राई करके कि कैसे होता है। अगर सही ठीक हो गया तब तो आपका फ़ायदा है, नहीं तो ये पता चल जाएगा कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो अपना आंसर का जो लिखने का तरीका है वो आप बदलते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। यूनिवर्सिटी का कॉपी कैसे लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। तो कॉपी आप अपना क्लीन रखिएगा, बहुत बढ़िया से लिखते हैं तो भी, नहीं भी लिखते हैं तो भी, लेकिन कॉपी क्लीन रखिए, काट खोट नहीं कीजिएगा। आंसर एकदम फुल फिल करके जो है वो लिखने का कोशिश कीजिए, जितना पूछा गया है उतना लिखिए। हाँ, एक बात तो है कि यूनिवर्सिटी में कॉपी भरने वाला सिस्टम चलता है, पन्ना भरने का सिस्टम चलता है, तो ये सब है, लेकिन आप अपने तरफ से जो है वो अच्छे से तैयारी में रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये चीज़ काम आएगा। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काम आता है आपका तैयारी। ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में तो आपको पास कर ही देगा, ठीक है, लेकिन जब असली बात आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तब आपका नॉलेज काम आएगा। तो वो सब बाद का बात है। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही देख रहे हैं, अभी आगे बहुत ज़्यादा सेमेस्टर बाकी है। तो 0 मार्क के लिए बता दिए, एब्सेंट के लिए बता दिए, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी बता दिए। सब कुछ जो है वो इंतजार कीजिए 5 से 7 दिन। ठीक नहीं हुआ यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, रेगुलर स्टूडेंट है चाहे एक्स रेगुलर स्टूडेंट है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो आपको CGPA मिला हुआ है, SGPA सॉरी, यहाँ पे किसी का 7 होगा, किसी का 6 होगा, या फिर किसी का 6.25, किसी का 8, किसी का 7, कुछ भी होगा। पॉइंट में भी हो सकता है, बिना पॉइंट का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SGPA। अब इस SGPA से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कितना परसेंट मार्क आएगा। तो आ चुका है कैलकुलेटर पे। अब SGPA से परसेंट में बदलते हैं और देखते हैं कि जो फॉर्मूला घूम रहा है इंटरनेट में, मार्केट में, ग्रुप में, इधर उधर, अब उससे क्या निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मार्कशीट है उसमें 7 लिखा हुआ है, 7.00 ये भी ले लेते हैं, ठीक है। इंटू 100, इंटू क्या करते हैं, 10 करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, -7.5। इससे कितना निकल रहा है, 7.5 किया, इससे कितना निकल रहा है, 62.5 निकल रहा है। यहाँ से हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका SGPA। जितना SGPA लिखा हुआ है उसको पहले लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, और फिर माइनस कर दीजिए 7.5, ठीक है। तो जो निकलेगा ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो इतना लंबा वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो इंस्टाग्राम ऑलवेज़ खुला हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना मार्कशीट के साथ सवाल सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। जिस हिसाब से जवाब, जानकारी अवेलेबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से, अगर वीडियो में कोई जवाब अवेलेबल है तो आपको वीडियो का लिंक ही दिया जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। जवाब पहले से अवेलेबल है तो, नहीं अवेलेबल है तो आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।